हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कुछ क्वेश्चन किए थे, इसका सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि सिलेबस में है यहाँ से, और यहाँ से क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का उठा सकता है, इसलिए पूरा क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो अब एसओ का होगा सपना साकार, बस रेगुलर बेसिस पढ़ाई करते रहिए। और इकोनॉमिक्स का क्लास ये 12 हो गया होगा, शायद 12 ही है, पता नहीं, देख लीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में आता है ना, रेगुलर बेसिस में तो भूल जाते हैं कितना चल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज हम लोग का इसका पार्ट सेकंड। पहले कल तो किए थे हम लोग, परसों नरसों 37 तक किए थे, 37 के बाद देखते हैं। किसी देश के व्यापार के अनुकूल संतुलन का तात्पर्य क्या है? ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ ए ट्रेड ऑफ ए कंट्री इम्प्लाइज दैट। हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे, आप लोग बाद में वीडियो को पॉज कर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है इसका मतलब? ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ कंट्री इम्प्लाइज दैट एक्सपोर्टर आर ग्रेटर देन इम्पोर्टर, मतलब निर्यात आयात से अधिक होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट अनरिक्विसाइड रिसिप्ट एंड पेमेंट आर आल्सो रिगार्डेड एज। भुगतान खाते के शेष में बिना रसीद और भुगतान के भी माना जाता है। क्या माना जाता है? बायलैटरल ट्रांसफर, यूनिलैटरल, कैपिटल इन अकाउंट ट्रांसफर, इनविजिबल ट्रांसफर। याद रखिएगा, इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, भुगतान खाते के शेष में बिना रसीद और भुगतान के भी माना जाता है। क्या? यूनिलैटरल ट्रांसफर, एक तरफा हस्तांतरण में। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए, लोअरिंग ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी रिलेटिव टू फॉरेन रेफरेंस करेंसी इज कॉल्ड डिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन। अब लोअरिंग बोला किसी विदेशी संदर्भ मुद्रा के सापेक्ष मुद्रा के मूल्य का कम करना क्या कहलाता है? क्या कहता है उसको? डिवोल्यूशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिवोल्यूशन, पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, मैनी ए टाइम्स वी कम अक्रॉस अ टर्म इन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट डज इट रियली रिफ्लेक्ट। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का रियली रिफ्लेक्ट मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं ये बताते हैं, ठीक है। ये इस टाइप क्वेश्चन क्या बोलते हैं इसको, यूपीएससी एग्जाम टाइप में आए हुए थे शायद ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में, तो ये अच्छा से इसको देख लीजिएगा। इसको बताइए क्या होगा इसका। तो इसका मतलब होता है, कई बार हम वित्तीय समाचार पत्र बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक शब्द भर में आ जाते हैं। यह वास्तव में क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है दोस्तों कि यह विदेशों से प्राप्ति और विदेशों में किए गए भुगतानों का विवरण होता है। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड पेमेंट मेड ऑफ फॉरेन कंट्रीज। इसका आंसर पहला जगह। आराम से वीडियो को रोक के चारों ऑप्शन देख लीजिए, फिर आराम से देख लीजिए, ठीक है। चलिए, ये बताइए, भारत में विशेष रूप से विकसित आर्थिक क्षेत्र जहां निवेशकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भूमि के कुछ आर्थिक कानूनों और प्रतिबंधों को शिथिल किया जाता है, आमतौर पर निम्न अनुसार है। तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, वही तो बोलते हैं कि और कुछ बोलते हैं? बताइए। उसका डिफिनेशन यही होता है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब SEZ बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका यही डिफिनेशन अच्छा से पढ़ लीजिएगा क्या है ऐसे, क्या होता है इसमें देखिए क्या होता है। सो इकोनॉमिक्स लॉ एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ लैंड आर रिलैक्स्ड विथ ए पर्पस ऑफ गिविंग इंसेंटिव्स टू इन्वेस्टर। ये लाइन अच्छा क्या करता है? प्रोत्साहन देने का उद्देश्य निवेशकों को प्रोत्साहन करने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज एशिया फर्स्ट एक्सपोर्टिंग प्रोसेस जोन? EPZ, एक्सपोर्टिंग प्रोसेस जोन सेटअप कहाँ पे किया गया था बताइए? ये कांडला में किया गया था। कांडला कहाँ? गुजरात में। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के तीसरे स्तंभ के रूप में किसे जाना जाता है? विच इज नोन एज द थर्ड पिलर ऑफ द इंटरनेशनल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। थर्ड पिलर किसे बोला जाता है इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन? थर्ड पिलर बताइए। IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, GATT, ठीक है। थर्ड पिलर किसे बोला जाता है दोस्तों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। किसको? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है थर्ड पिलर। विश्व व्यापार संगठन। द हेडक्वार्टर ऑफ WTO, देखिए हेडक्वार्टर पूछ दिया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 45 का, जेनेवा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में? भुगतान की सीमा में शामिल है क्या क्या? देखिए क्या क्या शामिल है। सो विजिबल ट्रेड, दर्शनीय व्यापार, इनविजिबल ऋण, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर डी हो जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बिकम इफेक्टिव, बताइए इफेक्टिव में कब आया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स? स्पेशल इकोनॉमिक सेज जो है इफेक्टिव कब हुआ था? 2005 या 6 बताइए। तो 2006 में, ठीक है। कब? 2006 में इफेक्टिव हुआ था। द अर्लियर नेम ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अर्लियर नेम बताइए क्या था? पुराना नाम पहले क्या बोलते थे? 1995 के बाद चेंज हो गया था ये। 1995 के बाद GATT के नाम से रूप में जाना गया था, ठीक है। याद रखना आपको। तो इसका नाम पुराना क्या था? GATT गेट। पुराना नाम क्या था दोस्तों? GATT था। तो देखिए SEZ के बारे में देखिए। चलिए, SEZ के बारे में देखिए। सेज
एक्ट कब आया था? 2005 में, लेकिन लागू होता 2006 में। ऑब्जेक्टिव इन दिस कंसेप्ट कंसीडर द फॉलोइंग, तो आपको इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए किसके बारे में क्या बताना है सर, बताइए। डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये बात भी सही है, सेज का यही था, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप करना है, पहला ऑप्शन तो सही है, ठीक है। दूसरा प्रमोशन और इन्वेस्टमेंट फॉर फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना, ये बात भी सही है। प्रमोशन एक्सपोर्ट और सर्विस ओनली, नहीं गलत बात है ये, तो इसके आंसर 1 और 2 पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये बताइए, ये पार्ट ऑफ नेशनल डेप्ट नॉन एज एक्सटर्नल डेप्ट इज द अमाउंट, राष्ट्रीय ऋण के एक हिस्से को बाहरी ऋण के रूप में जाना जाता है, इसको बोरोड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम एब्रॉड, क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ नेशनल डेप्ट नॉन एज एक्सटर्नल डेप्ट इज अमाउंट, विदेश से इसकी सरकार द्वारा उधार लिया गया हो, बोरोड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम एब्रॉड, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ ए रुपी मीन्स, रुपये का पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है? क्या है बताइए? रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ मतलब है कि मांग और आपूर्ति के बाजार बलों द्वारा स्वतंत्र रूप से रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय की दर का निर्धारणता, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन रुपीज एंड फॉरेन करेंसी फ्रीली बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसका आंसर डी हो जाएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज अदरवाइज कॉल्ड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, अन्यथा क्या कहा जाता है? बताइए बताइए, क्या ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, आगे देखते हो ऑप्शन, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, प्रेरित इन्वेस्टमेंट, बताइए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज अदरवाइज कॉल्ड, निजी निवेश के अन्यथा क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बोलिए? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, क्या? प्रेरित निवेश कहा जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, डी इज राइट आंसर। 53 में बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट, भारत के भुगतान के चालू खाते में निम्नलिखित में से कौन सा आइटम शामिल नहीं है? बताइए, देख के बताइए कौन नहीं शामिल हो सकता है। शॉर्ट टर्म कमर्शियल बोरिंग, देखिए कौन सा करंट अकाउंट बोल रहा है ना, तो करंट अकाउंट पता ही क्या होता है, ठीक है। तो नॉन मॉनेटरी, देखिए ट्रांसफर ऑफ पेमेंट तो होता ही है, इन्वेस्टमेंट इनकम भी होता है, नॉन मॉनेटरी गोल्ड, ये भी शॉर्ट टर्म कमर्शियल बोरिंग नहीं होता है, ठीक है। अल्पकालिक वाणिज्य उधार नहीं होता है, इसका मतलब करंट में याद रखना है आपको, करंट अकाउंट में, ठीक है। द गवर्नमेंट रिजॉर्ट टू रिवोल्यूशन ऑफ इट्स करेंसी इन ऑर्डर टू प्रमोट, सरकार ने बढ़ावा देने के लिए अपनी मुद्रा के अवमूल्यन को संकल्प लिया है, संकल्प लिया। नेशनल इनकम को, इंटरनेशनल गुडविल, एक्सपोर्ट, सेविंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट। When did the rupee become a freely convertible currency on current account in India? बताइए, भारत में चालू खाते पर रुपया कब तक एक परिवर्तनीय मुद्रा बन गया था? When did the rupee become freely convertible currency on current account in India? 2001, 1994, 1999, बताइए कब हो जाएगा ये? 1994, कब होगा? 1994, इसका आंसर सी हो जाएगा। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो रेफर टू, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब क्या समझते, बताइए। बताइए, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब क्या समझते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ये ट्रेड पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ, ट्रेड पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ, बताइए। ट्रेड पॉलिसी एक व्यापार नीति के निम्न शामिल होता है, कौन कौन सा शामिल होता है? बस ट्रेड पॉलिसी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, निर्यात आयात नीति बोलते हैं, ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट इज डिफाइंड एज, क्या होता है? विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इंपोर्ट क्या डिफाइन करता है? बैलेंस ट्रेड डिफाइन करता है, क्या करता है? शेष व्यापार। मतलब डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट डिफाइन एज बैलेंस ट्रेड, क्या करता है? डिफाइन बैलेंस ट्रेड मतलब शेष व्यापार, इसका आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास में फेरा वाला, देखिए ये फेरा और फेमा आपको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, अच्छा से पढ़ना है आपको। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, यही सब याद याद है, कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए फेरा इन इंडिया हैज बीन रिप्लेस्ड, फेरा FERA, फेरा क्या होता है बताइए? फेरा क्या होता है? देखिए फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज
आर से क्या होता है रेगुलेशन, ए से एक्ट, याद रखना, ठीक है। फेरा में क्या होता है, एक होता है फेमा, FEMA, कुछ अंतर नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज, देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसमें था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेट, क्या होता है मैनेजमेंट, MANA मैनेजमेंट एक्ट। तब फेरा क्या होता है, देखिए फेरा फॉरेन एक्सचेंज, देखिए फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। देखिए कब लाया गया था दोस्तों, 1930 में इसको बनाया गया था, 1973 में बनाया गया था इसको, ठीक है। लेकिन लागू कब हुआ था फेरा, 1900 कब बताइए, 1974 में, ठीक है। पूरे डेट बोलेगा तो 1 जनवरी 1974 में लागू हुआ था, ठीक है, याद रखना आपको। फेरा कब स्टार्ट किया गया था, 1973, लागू कब हुआ था, 1 जनवरी 1974 में। लेकिन इसको रिपील कर दिया गया था, रिपील मतलब इसको वापस रद्द कर दिया गया था, कौन, 1998 में, कौन के तहत, वाजपेयी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको रिपील कर दिया गया था। रिपील मतलब इसको मतलब रद्द कर दिया था, ठीक है, याद रखना आपको, कैंसिल कर दिया था इसको, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। तो पूछ सकता है कि फेरा को रिपील किसने किया था, रद्द किसने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। कब किया था, 1998 में। फेरा का समझ के क्या बोलना चाह रहे हैं, इसमें 81 सेक्शन है फेरा में, कितना, 81 सेक्शन, 81, बस आपको दिमाग में रखना है, 81 सेक्शन है, याद रखना है। फेरा के बारे में बता रहे हैं, अभी फेमा बताएंगे अभी क्या होता है। फेरा क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, जो 1973 एक्ट में लाया गया था और लागू 1 जनवरी 1974 को किया गया था। लेकिन 1998 में वाजपेयी सरकार ने इसको रिपील करने तो कैंसिल कर दिया था, ठीक है। इसमें 81 सेक्शन है। फेरा, फेमा क्या होता है, फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये कब लाया गया था दोस्तों, याद रखना आपको, 1999 में लाया गया था, ठीक है। 98 में रिपील कर दिया था, ये पता ही है आपको, वापस फिर 1999, 1 साल के बाद 19 लाया गया इसको फेमा के रूप में, फेमा के रूप में। लेकिन लागू कब हुआ था, 2000 में। कब हुआ था, लागू हुआ था 2000 में, ठीक है, लागू 2000 में हुआ था, इतना याद रखना है। चलिए, इसमें कितना सेक्शन है, इसमें 49 सेक्शन है फेमा में। फेरा में कितना था, 81 सेक्शन है, इसमें 49 सेक्शन है, ठीक है। बस इतना डिफरेंस याद रखना भाई, कोई दिक्कत नहीं। फेरा और फेमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फुल फॉर्म इसका याद रखना है और स्टेब्लिश याद रखना, ठीक है। सेक्शन याद रखिए, चने याद रखिए, ये डीप में जाएगा तभी पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा ये। बस एक बार याद रखिएगा, फेरा में 81 है और देखिए ये क्या है, ये 9 का स्क्वायर है और ये 7 का, बस ऐसे याद रख सकते हैं कि 2 का गैप है, ठीक है, 2 का गैप है, याद रखिए इसे, ठीक है। चलिए स्क्वायर कर देना। हाउ इज द इंटरेस्ट लेवल ऑफ ए कंट्री अफेक्टेड बाय FDI, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन क्या होता है बताइए, चलिए बताइए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बताइए, हाउ इज द इंटरेस्ट लेवल ऑफ कंट्री इज अफेक्टेड बाय FDI। क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीजेज कमी हो जाता है। डिवैल्यूएशन ऑफ ए करेंसी लीड्स टू, डिवैल्यूएशन मतलब मुद्रा का अवमूल्यन के परिणत होना, क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, निर्यात व्यापार का विस्तार, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाई, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा बी। फंड्स विच फ्लो इनटू ए कंट्री टू टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन द दैट कंट्री इज कॉल्ड, उस देश में ब्याज की अनुकूल दरों का लाभ उठाने के लिए धन को जो प्रवाह में आता है उसे क्या कहते हैं, कोल्ड मनी, ब्लैक मनी, हॉट मनी, वाइट मनी। तो इसको बोलते हैं हॉट मनी, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉट मनी, सी ऑप्शन। मुद्रा का मूल्य बढ़ाना, मुद्रा का मूल्य तय करना। पेगिंग ऑफ ए करेंसी मीन्स फिक्सिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ करेंसी, इट मीन्स दैट एट कॉन्स्टेंट लेवल, एट लोअर लेवल, एट हायर लेवल, लिविंग एट मार्केट फोर्सेस, ठीक है। देखिए पेगिंग, मुद्रा का मूल्य बढ़ाना, मुद्रा का मूल्य तय करना, इसका मतलब है कि एट ए कॉन्स्टेंट लेवल, निरंतर स्तर पर, पहला ऑप्शन हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज इक्विलिब्रियम, बताइए किसी देश का भुगतान का संतुलन है जब, कब इक्विलिब्रियम लगता है, जब डिमांड फॉर द डोमेस्टिक करेंसी इज इक्वल टू द सप्लाई, ठीक है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द डिमांड ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज इक्वल टू द सप्लाई, डिमांड ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इक्वल टू सप्लाई, तो कौन ऑप्शन दिख रहा है, देखिए इसमें क्या डिमांड क्या हो, देखिए इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल होना चाहिए, तो लोवेस्ट बोल रहा है, इसमें हाईएस्ट, ये दोनों तो होगा ही नहीं, यहाँ भी हाईएस्ट बोल रहा है, देखिए सप्लाई इक्वल हो रहा है, इसका आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर। विच टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंसिडर टू अनसेफ, बताइए कौन सा, किस प्रकार के विदेशी निवेश का असुरक्षित माना जाता है, असुरक्षित कौन है बताइए,
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यही तो असुरक्षित है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? एक्साइज ड्यूटी किस पर लगता है बताइए? माल का उत्पादन में एक्साइज ड्यूटी लगता है। प्रोडक्शन ऑफ, देखिए सेल्स ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नहीं लगता है इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन अकाउंट अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कौन सा अकाउंट नहीं है? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, यूनिलेटरल पेमेंट अकाउंट, बताइए कौन नहीं है? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, इसका आंसर कौन होगा बताइए? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, इसका आंसर सी हो जाएगा। फुल फॉर्म एफडीआई का फुल फॉर्म बताइए? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का फुल फॉर्म यही है। तो इतने था दोस्तों पेमेंट इसमें क्वेश्चन इसी में था, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से यही कितना क्वेश्चन था, बाकी दूसरे चैप्टर देखेंगे क्या बनता है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम तक, यकीन मानिए दोस्तों एग्जाम तक सब्सक्राइब कर हर वीडियो भी देखते हैं आप, तो शायद आप अच्छा खासा वीडियो देख रहे हैं और आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होने जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन लोग छोड़ के जाते हैं अक्सर, और शायद इस टाइप का क्वेश्चन आ गया दोस्तों तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला, ठीक। ऑटोमेटिक आपका रैंक इंप्रूव हो जाएगा। इसे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेली 2 से 3 वीडियो आ रहा है इंपॉर्टेंट जैसे सीजीएल के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और टेलीग्राम चैनल जैसे वाले पर जुड़ जाइएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू।